हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फिर गाइस आज हम देखने वाले हैं मधुमक्खी विषाक्तता, हनी बी पॉइजन, टॉक्सिकोलॉजी, है ना। तो फिर इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहला तो जो है हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आखिर मधुमक्खी है क्या, इसके विष क्या हैं, ऐसे सारा कुछ इसका इंट्रोडक्शन। सेकंड देखेंगे हनी बी पॉइजन और वैनम, जो मधुमक्खी का जो विष है गाइस उसके बारे में देखेंगे। थर्ड देखेंगे सिम्टम्स, जब मधुमक्खी किसी व्यक्ति को काटता है तब कौन कौन से सिम्टम्स, कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, वो हम देखेंगे। फोर्थ देखेंगे ट्रीटमेंट, आखिर इसका उपचार किस प्रकार से किया जाता है वो जो है हम ट्रीटमेंट में देखेंगे, है ना। तो फिर चलिए सबसे पहला जो हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। मैं बार बार कहता हूँ जैसे कि मैंने यहाँ पे रेड पेन का यूज़ किया हुआ है, तो फिर आप लोग जो है एग्ज़ाम में रेड पेन का यूज़ मत करना, है ना। मैंने यहाँ पे केवल नोट्स को इफेक्टिव बनाने के लिए बस यहाँ पे यूज़ किया है। आप जो है ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हो हेडिंग के लिए, और बाकी सारा कुछ जो लिखना है वो आप ब्लू पेन में लिख सकते हो, है ना। चलिए तो फिर सबसे पहला जो है हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखते हैं गाइस इंट्रोडक्शन। हमारे इंडिया में हनी बी के 5 स्पीसीज़ पाए जाते हैं, है ना। मतलब हमारे इंडिया में 5 प्रजाति पाई जाती है किसका, हनी बी का, है ना। फर्स्ट है एपिस डॉर्सेटा, सेकंड है एपिस इंडिका, थर्ड है एपिस फ्लोरिया, और फोर्थ है मेलिपोना इरिडीपेन्निस, है ना। और 5 है एपिस मेलिफेरा। तो फिर ये 5 जाति जो है हमारे इंडिया में पाया जाता है। फर्स्ट है डॉर्सेटा, एपिस डॉर्सेटा, है ना। और सेकंड है इंडिका, थर्ड है फ्लोरिया, और फोर्थ है मेलिपोना इरिडीपेन्निस, और 5 है एपिस मेलिफेरा, है ना। तो फिर ये 5 नाम जो है आपको याद रखना है। ये सारी जातियाँ जो है हमारे इंडिया में पाया जाता है मधुमक्खी का। आगे देखते हैं। हनी बी जो है ग्रुप में रहते हैं, ये हम सभी को पता है। जैसे कि मैं गांव में रहता हूँ तो फिर हमें गांव में जो है बहुत सारा हनी बी देखने को मिलता है गर्मी के मौसम में, है ना। जब गर्मी आता रहता है तब जो है वो हनी बी जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, तो फिर वो कभी ना कभी हमें दिखाई देते हैं और कई लोगों पे अटैक भी करते हैं। अगर आप लोग गांव में रहते होंगे तो फिर आप लोगों को पता होगा, है ना। तो फिर जो हनी बी हैं वो ग्रुप में रहते हैं, जिसमें से एक क्वीन होता है और बाकी सभी वर्कर होते हैं, ठीक है। इनमें दंशक उपकरण पाया जाता है, यानी कि इनमें डंक पाया जाता है, ठीक है। इसमें एक जोड़ी अम्लीय विष ग्रंथियाँ पाई जाती है और एक क्षारीय ग्रंथि पाया जाता है, ठीक है। इसके जो दंशक होते हैं, इनके जो डंक होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है, एक जोड़ी अम्लीय विष ग्रंथि पाई जाती है ना। और एक में जो है क्षारीय ग्रंथि पाई जाती है। एक मजबूत पेशिया युक्त बल्ब तथा कैटिनाइज्ड, है, यानी कि कैटिन युक्त जो है स्टिंग, यानी कि कैटिन युक्त जो है डंक पाया जाता है, ठीक है। तो फिर ये हनी बी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इतना आपको लिखना है। 5 प्रजाति और उसके कुछ कुछ बारे में, है ना। जैसे कि हनी बी ग्रुप्स में होते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो ग्रुप्स होते हैं ना, उनमें जो मेल होते हैं वो जो है रिप्रोडक्शन करने के बाद मर जाते हैं, है ना। और जो वर्कर होते हैं वो जो है छत्ते को बनाने के लिए काम करते हैं, ठीक है। और केवल हनी बी में जो क्वीन होती है वही जो है अंडे देती है, बाकी वर्कर जो है वो अंडे नहीं देते, ठीक है। तो फिर ये सारा कुछ कुछ जो इंट्रोडक्शन है जो आप जानते हो बेसिक से बेसिक भी, वो आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो फिर इतना आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। सेकंड देखते हैं गाइस मधुमक्खी विष, हनी बी पॉइजन और वैनम। आखिर मधुमक्खी का विष कैसा होता है वो हम देखेंगे। तो फिर है इसमें हिस्टामिन और मिलेटिन नामक विशेष प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, है ना। इसमें क्या, इनमें हिस्टामिन और मिलेटिन नामक विशेष प्रकार के प्रोटीन्स जो है वो पाए जाते हैं। इन प्रोटीन्स के अलावा इनमें क्या पाया जाता है, इन प्रोटीन्स के अलावा इसमें पाया जाता है हाइलुरोनाइडेज, है ना, हाइलुरोनाइडेज, साथ ही फॉस्फोलाइपेज, और पाया जाता है A+B, एपामीन एंड पेप्टाइड जो है पाए जाते हैं, है ना। पेप्टाइडेज जो है पाया जाता है। तो फिर ये सारा कुछ जो है वो इसके विष में पाया जाता है ना। क्या, फर्स्ट जो है हिस्टामिन और मिलेटिन प्रोटीन, है ना। सेकंड है हाइलुरोनाइडेज, है ना। इसके अलावा फॉस्फोलाइपेज, इसके अलावा AB एपामीन और पेप्टाइडेज पाया जाता है। तो फिर ये सारा कुछ जो है मधुमक्खी के विष में जो है पाया जाता है, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं गाइस विष के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ वेनम। आखिर जब मधुमक्खी हमें काटता है तो फिर कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो हम देख लेते हैं। जब मधुमक्खी मनुष्य को काटता है तो डंक की हेल्प से घाव बनाता है, और घाव की गहराई में यह डंक विष को अंदर तक पहुंचाता है ना। विष का बॉडी में इंटर करने से निम्न सिम्टम्स जो है दिखाई देते हैं, ठीक है। तो फिर ये जो इसका जो मधुमक्खी का जो डंक होता है वो हमारे स्किन के अंदर जो है घाव बनाता है,
और अपनी डंक को जो है अंदर ले जाता है और अंदर ले जाने के बाद जो है वो अपने विष को छोड़ता है, ठीक है। उसके बाद कौन-कौन से सिम्पटम्स जो है वो दिखाई देते हैं वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट है कटे हुए पार्ट में दर्द होता है, लालपन हो जाता है यानी कि सारा एरिया जो है वो रेड हो जाता है ना, सूजन हो जाता है। कई बार आप लोग देखे होंगे किसी को मधुमक्खी वगैरह काटता है ना, तो फिर उसका जो आँख वगैरह है वो फूल जाता है, साथ ही हाथ-पैर जिस पार्ट को काटते हैं, है ना, वो पार्ट जो है वो फूल जाता है, तो फिर सूजन वगैरह भी आ जाता है, ठीक है। मैं बहुत ऐसे लोगों से मिल चुका हूँ जिनको मधुमक्खी काट चुका है ना, क्योंकि हम लोग गाँव में रहते हैं तो फिर किसी न किसी को काटते ही रहते हैं। मतलब गर्मी का जब टाइम आता है, उनका छत्ता बनाने का जो काम चलता रहता है, उस टाइम किसी न किसी व्यक्ति को जो है वो काटते ही हैं। तो मैं देखता रहता हूँ, तो फिर वहाँ से जो है अगर आप देखें हो तो फिर उन सिम्पटम्स को भी जो है आप लिख सकते हैं, है ना। सेकंड है दर्द एवं अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है लालपन व सूजन हो जाता है ना, ठीक है। फिर है मुख, गले एवं कभी-कभी चेहरे पर, गर्दन या भुजाओं पर लैरिंक्स या ग्रसनी का सूजन तथा अवरोध जो है पाया जाता है, ठीक है। क्या लिखा है, कभी-कभी मुख, गले तथा चेहरे पर, गर्दन या भुजाओं पर जो है लैरिंक्स या ग्रसनी का सूजन तथा अवरोध पाया जाता है। आगे देखते हैं, कई बार जो है वो उल्टी, डायरिया, मूर्छा एवं अचेतनावस्था जो है विकसित हो जाता है। तो फिर ये सारे सिम्पटम्स जो है आप जानते हो, है ना, तो फिर इन सभी को आप लिख सकते हो। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। फोर्थ देखते हैं गाइस ट्रीटमेंट, है ना। तो फिर फर्स्ट है स्टिंग को दंश के स्थान से निकालना चाहिए, यानी कि जो उसका जो डंक है गाइस, जिस स्थान पर काटा हुआ है ना, दंश यानी कि काटे हुए स्थान को दंश कहते हैं ना। तो फिर स्टिंग को दंश के स्थान से निकालना चाहिए ताकि दर्द में आराम हो और सूजन ना हो, है ना। फिर है स्थानीय भाग में दंश पर एवं चारों ओर प्रतिहिस्टामिन औषध का यूज़ करना चाहिए, है ना। प्रतिहिस्टामिन औषध का यूज़ करना चाहिए, मतलब काटे हुए पार्ट में जो है हिस्टामिन को जो है लगाना चाहिए, है ना। कई बार क्या मतलब आप लोगों ने 10th 11th 12th में भी पढ़े होंगे कि जो मधुमक्खी जब काटता है तो फिर उसके आसपास में जो है हमें सोडा या फिर धावन सोडा को जो है लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि जो मधुमक्खी जब काटता है ना, तो फिर इसमें क्या होता है, अम्लीय पदार्थ होता है ना। जब हम उसमें क्षार को रगड़ते हैं, जैसे कि सोडा और धावन सोडा क्या है, क्षार है, तो फिर अगर हम उसको उस स्थान पे रगड़ते हैं तो फिर क्या होता है, अम्ल और क्षार की क्रिया होता है ना, उदासीनीकरण की अभिक्रिया होता है और वो एक दूसरे के मतलब एक दूसरे के इफ़ेक्ट को जो है वो काट देते हैं, मतलब उदासीन कर देते हैं, है ना। जिससे वहाँ पे जो दर्द हो रहा होता है वो उसमें राहत मिलता है ना। तो फिर वो भी आप लिख सकते हो। आगे देखते हैं, थर्ड देखते हैं, डंक दंश के ऊपर की ओर एक बंधन को बांधकर दंश पर जो है वो चीरा लगाना चाहिए। डंक को देखकर सर्वप्रथम बाहर निकालना चाहिए और टिंक्चर आयोडीन औषध जो है लगाना चाहिए। अब देखिए अगर कोई स्नैक वगैरह भी जब काटता है तो फिर उसके ऊपर को जो है बंधन बांध कर रखा जाता है ना, जैसे कि मैंने आप लोगों को स्नैक वेनम में बताया, स्कॉर्पियो वेनम में बताया, तो फिर वैसे ही सेम इसमें भी है ना। अगर डंक किसी स्थान पर काटा हुआ है तो फिर उसके ऊपर के पार्ट में जो है आपको बंधन बांधना है, लेकिन बंधन जो है आपको बीच बीच में खोलना है ना। 10 से 15 मिनट के बाद जो है आपको 20 सेकेंड 25 सेकेंड या आधे मिनट के लिए जो है आपको खोलना है ना। और इतना टाइट भी नहीं बांधना है कि ब्लड का जो फ्लो है वो रुक जाए, ठीक है। तो फिर बंधन बांधना है ऊपर में और दंश पर जो है चीरा लगाना है, यानी कि जिस स्थान पर काटा गया है उस स्थान पर चीरा लगाना है। चीरा लगाने के बाद आपको जब स्टिंग दिखेगा, डंक दिखेगा, तो फिर डंक को जो है बाहर निकालना है और उस स्थान पर जो है टिंचर आयोडीन का औषध जो है लगाना है। तो फिर ये इसके ट्रीटमेंट है। कुछ और ट्रीटमेंट थे लेकिन मैंने उसको नहीं लिखा है क्योंकि वो थोड़े से कठिन थे, है ना। और हम लोग जो है एग्ज़ाम में सरल को देखते हैं। जब मैं भी पढ़ता था तो फिर मैं भी सरल वगैरह को ही देखता था ताकि मुझे याद रहे और मैं लिख सकूँ, है ना। तो फिर ये सारे जो है आप सोच कर भी लिखोगे तो भी चलेगा, है ना। इसको आप एक बार सुन लोगे, देख लोगे तो फिर ये सारा कुछ जो है याद हो जाएगा। उसी टॉपिक को जो है मैंने यहाँ पे लिया है ना। तो फिर चलिए गाइस, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ है। अगर हुआ है तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो। तो फिर चलिए गाइस, थैंक यू।